नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। तो आज की क्लास में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स के बिंदुओं पर हम लगातार आपसे चर्चा कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि आपको बहुत अच्छी क्लास लग रही होगी। और जैसा भी आपको उपलब्ध मैं करवा रहा हूं कंटेंट, आप देखते रहिए। लगातार मैं कोशिश कर रहा हूं आपके लिए कुछ बेहतर करने का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के, और फटाफट जानते हैं क्या है आपके लिए वो महत्वपूर्ण बिंदु जो करंट अफेयर्स के लिए जानने लायक है। आज मैं दो ही बिंदुओं पर आप लोगों से चर्चा करूंगा, लेकिन दोनों पर विस्तृत चर्चा होगी। सबसे पहले हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में। महात्मा गांधी से दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटने की खुशी के अवसर पर प्रतिवर्ष हम लोग जो है वो प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं 9 जनवरी को। 2003 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जब देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की थी। और प्रवासी भारतीय जो हैं उनको सम्मान देने के लिए, उनको भारत की माटी से जोड़ने के लिए, भारत की आर्थिक विकास में, सांस्कृतिक विकास में योगदान को बढ़ावा देने के लिए इस दिवस की शुरुआत की गई और ये हर वर्ष मनाया जा रहा है। लेकिन प्रति 2 वर्ष बाद हम एक सामूहिक समारोह के रूप में इसको क्या करते हैं, मनाते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं 2025 के दिवस के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, उन पर देखते हैं बातचीत। सबसे पहला पॉइंट आपके सामने वही है, जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं वही सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए रात भर जागना जरूरी है, कोशिश करना जरूरी है, और वही सपनों की चिंगारी को क्या करते हैं, हवा देते हैं। अपने सपनों को मजबूत करने के लिए, अपने सपनों को जिंदा रखने के लिए, अपने सपनों को तेज करने के लिए आपको प्रयास तो करना ही होगा। चलिए शुरू करते हैं आज की बातचीत। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो 2025 में क्या किया जा रहा है, मनाया जा रहा है। 2025 का ये दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि ये 18वें नंबर का है। कौन से नंबर का है? 18वां हमारा जो है वो ये दिवस हम मना रहे हैं। उसके बाद याद रखना है, प्रवासी भारतीय दिवस 18वां जो 2025 में मनाया जा रहा है, ये कौन सी जगह मनाया जा रहा है? तो वो राज्य जो है उसका नाम तो क्या है, उड़ीसा है। और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर जो है, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर, यहां पर इसका क्या किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री आज यानी 9 तारीख को इस दिवस का जो उद्घाटन है वो करने वाले हैं। हालांकि 3 दिन तक ये कार्यक्रम जो है वो प्रतिवर्ष 2 वर्ष बाद आयोजित किया जाता है। तो 3 दिवसीय कार्यक्रम है और ये 18वां दिवस हम लोग मना रहे हैं। प्रवासी भारतीय दिवस हर 2 वर्ष में एक बार मनाया जाता है, ताकि विदेशों में रह रहे भारतीय समुदाय के साथ भारत सरकार के संबंधों को मजबूत किया जा सके और उन्हें सांस्कृतिक मूल्यों से पुनः क्या किया जा सके, जोड़ा जा सके। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 8 से 10 जनवरी 2025 तक भुवनेश्वर के उड़ीसा में, 8 से कितने तक, 8, 9 और 10, तो 8 से 10 जनवरी तक भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित किया जा रहा है। 18वें भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 की जो थीम है वो क्या है, विकसित भारत में प्रवासी का योगदान। यानी भारत डेवलप होता जा रहा है, इसमें प्रवासी लोगों का योगदान क्या है, इसको रेखांकित करने वाला दिवस हम लोग इसे कह सकते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 जनवरी 2025 को, यानी आज की तारीख को इसका जो उद्घाटन है वो किया जाना है। इसमें गणमान्य अतिथि माननीय क्रिस्टन कार्ला कांगालू, जो त्रिनिडाद और टबेको गणराज्य के क्या है, राष्ट्रपति हैं, उनकी भूमिका रहेगी, जो इसको वर्चुअल रूप से क्या करेंगे, संबोधित करेंगे। तो ध्यान रखना, क्रिस्टन कार्लो कंगालू जो है त्रिनिडाद और टोबैगो के जो राष्ट्रपति हैं वो इसके क्या होंगे भाई, माननीय अतिथि होंगे या गणमान्य अतिथि होंगे। तो 3-4 सवाल इसी में से आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। पहला सवाल, कौन सा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया, 18वां, कहां पर, उड़ीसा भुवनेश्वर में, कब से कब तक, 8 से लेकर के 10 जनवरी तक, 8 से 10 जनवरी तक। इसके बाद में थीम क्या थी, तो विकसित भारत में प्रवासी लोगों का योगदान। इसका उद्घाटन 9 जनवरी को किसने किया, देश के प्रधानमंत्री ने। फिर इसके गणमान्य अतिथि कौन थे, तो क्रिस्टन कार्लो कंगालू जो है त्रिनिडाद और टोबैगो के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा इसका क्या किया गया, जो वर्चुअल रूप से संबोधन जो है वो हुआ, और वो इसके क्या थे, अतिथि रहे थे। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं आप लोगों तक वीडियो क्वालिटी एकदम सही से पहुंच पा रही है ना? हाँ जी, एकदम सही है, आपके पास वॉइस भी एकदम सही आ रही है और सब चीजें एकदम क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बाद अगली बातचीत क्या है, देखो प्रवासी भारतीय दिवस का इतिहास क्या है। तो मैंने जैसा कि बताया था 2003 में भारत सरकार के द्वारा पहली बार इसको आयोजित किया गया था, और पहली बार इसका आयोजन जो है वो न्यूयॉर्क में हुआ था। 9 जनवरी को यह दिवस जो है वो मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे,
तो गांधी जी के ऐतिहासिक आगमन के साथ ही भारत में स्वतंत्रता संग्राम का एक नया युग आरंभ हुआ था और इस दिन को प्रवासी भारतीयों के योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस का उद्देश्य क्या है? तो प्रवासी भारतीयों का योगदान क्या है भारत के विकास में, उसको रेखांकित करने के लिए, भारत और प्रवासी भारतीयों के बीच में संबंधों को मजबूत करने के लिए, प्लस इसके साथ साथ प्रवासी समुदाय की समस्याएं जो है उन समुदायों की समस्याओं के निदान के लिए और प्रवासी भारतीयों को सम्मान देने के लिए इसका क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। तो ये चारों पॉइंट आपको रेखांकित जो मैंने किए हैं वो ध्यान रखने हैं। प्रवासी भारतीयों का भारत के विकास में योगदान क्या है उसको रेखांकित करना, भारत और प्रवासी भारतीयों के बीच में संबंधों को मजबूत करने के लिए, इसके साथ साथ प्रवासी समुदाय की जो समस्या है उस समुदाय को भारत सरकार कैसे समाधान उनका कर सकती है उसके लिए नई नई योजनाओं की लगातार घोषणा करती है, वीजा समस्याओं का समाधान करती है सरकार, प्रवासी भारतीयों को सम्मान देने के लिए यह आयोजित किया जाता है। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या है, ये आपके सामने 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है उसकी फोटो आपके सामने मैं रख रहा हूं। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका क्या कर रहे हैं, यहाँ पर उद्घाटन जो है वो इसका किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, उद्घाटन इसका किया जा रहा है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है, एस जयशंकर, वो भी इस कार्यक्रम में क्या रहे थे, उपस्थित रहे। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान जो है, धर्मेंद्र प्रधान वो भी इसमें क्या रहे, उपस्थित रहे। तो इन सब की बातों को आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम सवालों पर आते हैं। पहला सवाल इससे जुड़ा हुआ है कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो सम्मेलन की तारीख कब है, तो कब से कब तक इसका आयोजन है, 8 से लेकर के 10 जनवरी तक इसका क्या किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है। ठीक बात है सर। इसके बाद 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहां आयोजित किया जा रहा है, तो इसको ध्यान रखना, भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर के अंदर इसका क्या किया जा रहा है, आयोजन। भुवनेश्वर कहां पर है सर, उड़ीसा के अंदर है। ठीक है सर। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस तो यहाँ भुवनेश्वर हो गया। प्रवासी भारतीय दिवस की थीम जो है वो क्या है, तो मैंने आपको बताया था प्रवासी जो है उनका भारत के विकास में योगदान, प्रवासियों का, ठीक है, योगदान किसके अंदर, भारत के विकास के अंदर उनका क्या योगदान है, इसको लेकर के ये बात है। तो भारत के वैश्विक संबंधों को मजबूत करना, प्रवासी भारतीयों का भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है वो योगदान, विकसित भारत में प्रवासी का योगदान, तो इसका सही आंसर है विकसित जो भारत है उसके अंदर प्रवासियों का क्या योगदान है। तो यहां ध्यान रखना, प्रवासियों का योगदान किसके अंदर, विकसित भारत में, विकसित बनाने के लिए, भारत को विकसित बनाने के लिए प्रवासियों का योगदान क्या है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद में प्रवासी भारतीय दिवस कितने वर्षों में एक बार मनाया जाता है, तो आपको बता दिया 2 वर्षों के अंदर इसको एक बार क्या किया जाता है, मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, उद्देश्य आप सब लोग जानते हैं, विदेशों में रह रहे जो भारतीय समुदाय हैं उसके साथ भारत सरकार के संबंधों को और ज्यादा क्या करना है, मजबूत करना है। इस उद्देश्य के लिए इसका आयोजन प्रतिवर्ष 2 वर्ष बाद किया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो आपको पता है 9 जनवरी को, 9 जनवरी को। कारण क्या है सर 9 जनवरी को, इस दिन 1915 के अंदर क्या किया था, गांधी जी जो है वो कहां से लौटे थे, दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटे थे। और 2003 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार के द्वारा इसको क्या किया गया, मनाना शुरू किया गया। और पहला जो है इसका आयोजन न्यूयॉर्क के अंदर जो है वो किया गया था। कहां पर, न्यूयॉर्क के अंदर इसका आयोजन किया गया था। चलिए इसके बाद प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत कब हुई थी, तो यही सवाल मैंने आपको बताया 2003 में इसकी शुरुआत की गई थी। प्रवासी भारतीय दिवस का पहला आयोजन कब हुआ था, तो पहला आयोजन भी 2003 में ही किया गया था। कहां हुआ था, तो न्यूयॉर्क के अंदर इसका आयोजन जो है वो पहली बार किया गया था। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का कारण क्या है, क्या कारण है कि हम इस दिन इसको मनाते हैं, तो महात्मा गांधी का कहां से भारत लौटना, अफ्रीका से भारत लौटने की खुशी में इसको मनाया जाता है। अफ्रीका से भारत लौटे इस खुशी में, महात्मा गांधी के आगमन की खुशी में यह दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। चलिए मित्रों नेक्स्ट बात करते हैं आपके साथ, प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन किस भारतीय नेता ने किया था, कौन से ऐसा पहले नेता थे जिन्होंने इसका उद्घाटन किया था। प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा किया गया था। 2003 के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो है इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन किस राज्य में होगा, 2025 का आयोजन जो है वो कहां पर, उड़ीसा राज्य के अंदर आयोजन हो रहा है। उड़ीसा के अंदर इसका आयोजन हो रहा है और कार्यक्रम सारे कहां पर, भुवनेश्वर में आयोजित हो रहे हैं। भुवनेश्वर के अंदर, उड़ीसा के अंदर इसका आयोजन जो है वो किया जा रहा है।
प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन भारत में विदेशों से आए प्रवासी भारतीयों के लिए किस उद्देश्य से किया जा रहा है? जो विदेशों से प्रवासी भारतीय आए हैं, उनके भारतीयों के भारत में निवेश को बढ़ाएं, वो निवेश में अपना योगदान दें। इसके साथ प्रवासी भारतीयों से भारत के प्रति प्रेम को बढ़ाने के लिए, सही बात है। प्रवासी भारतीयों को उनके योगदान के लिए सम्मानित करने के लिए इसका क्या किया जा रहा है? आयोजन। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। प्रवासी भारतीयों से भारत में निवेश को बढ़ावा देना, उनके प्रति प्रेम बढ़ाना, प्रवासी भारतीयों को उनके योगदान के लिए क्या करना? सम्मानित करना। इन सभी कारणों से इसका क्या हो रहा है? आयोजन किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार किसे दिया जाता है? प्रवासी भारतीयों को ही दिया जा रहा है। तो विदेशों में भारतीय समुदाय द्वारा भारत के लिए योगदान देने वाले व्यक्तियों को यह क्या किया जाता है? पुरस्कार दिया जाता है। विदेशी धरती पर भारत के समुदाय जो है, उससे जुड़े हुए भारतीय जो हैं, उनको भारत के लिए जो भी योगदान वो करते हैं, उस योगदान के लिए यह पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। देखिए, एक ही टॉपिक को बहुत अच्छे ढंग से, बहुत ही क्लियरिटी से आपको पढ़ाया जा रहा है। एक एक टॉपिक आपको मैं क्लियर कराने का विश्वास दिला रहा हूं। तो आपको हर दिन ये क्लास जो मिलेगी, मैं एक दिन में दो दो क्लासें उपलब्ध कराने का भी प्रयास आपको कर रहा हूं, लेकिन इन सब जानकारियों को आप बेहतर ढंग से तैयार करेंगे तो एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किस ने किया? ये सवाल है, किस ने किया या किसके द्वारा किया जा रहा है? ठीक है, तो यहां ध्यान रखना, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका क्या है? सही आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये जो 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है, इसका क्या किया जा रहा है? उद्घाटन किया जा रहा है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में कौन वर्चुअल संबोधन करेंगे? यानी वर्चुअली संबोधन किसका हुआ? तो ये ध्यान रखना होने वाला है, इसका वर्चुअली संबोधन जो है वो आपको त्रिनिडाद और टोबैगो जो है, त्रिनिडाद और क्या है? टोबैगो, इसके जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा इसका क्या किया जाएगा? वर्चुअली संबोधन होगा, या मान लीजिए इसके क्या रहेंगे? अतिथि के रूप में इनको बुलाया गया, लेकिन वर्चुअली रूप से अब वो संबोधित करेंगे। क्रिस्टन कार्ला कांगलू इनका नाम है, क्रिस्टन कार्ला कांगालू, क्रिस्टन कार्ला कांगालू। और ये त्रिनिदाद और टोबैगो जो है, यहाँ के गणराज्य के क्या है? राष्ट्रपति है। इनका वर्चुअल संबोधन इसमें होने वाला है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ अगला पॉइंट है, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के दौरान कौन त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति के रूप में वर्चुअल संबोधन देंगे? तो बता दिया आपको नाम, नाम उनका क्या है? क्रिस्टल कार्ला कांगालू है, जिन्होंने इसको क्या किया है? वर्चुअली रूप से संबोधित करने की बात कही है। तो पूरे टॉपिक को 4-5 लाइनों में मैं बता देता हूं। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस है, ये 2025 के अंदर कहां मनाया गया? तो ध्यान रखना है, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के अंदर। और भुवनेश्वर कहां पर है सर? उड़ीसा के अंदर है। कहां पर है? उड़ीसा के अंदर है। इसके बाद अगर बातचीत की जाए तो सर इसका उद्घाटन जो है, उद्घाटन 9 तारीख को हालांकि हुआ, और ये पीएम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। अतिथि कौन थे? तो यहाँ ध्यान रखना है अतिथि के बारे में, ये है क्रिस्टन कार्ला कांगालू। ठीक है, कांगालू ये कौन से देश से संबंधित है सर? ये त्रिनिदाद और टोबैगो के क्या है? टोबैगो के राष्ट्रपति हैं, जिनके द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। ये मनाना 2003 से शुरू किया गया, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। 1915 में महात्मा गांधी के वहां से दक्षिण अफ्रीका से लौटने की खुशी में इसको क्या किया जाता है? मनाया जाता है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि पहली बार 2003 में इसका आयोजन जो है वो कहां पर किया गया था? न्यूयॉर्क के अंदर किया गया था। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से इतनी सारी जानकारी आपको बता दी है। और इस बार की जो थीम है, 2025 की जो थीम है, वो ध्यान रखना कि विकसित भारत में, इसमें विकसित भारत के अंदर, विकसित भारत में, विकसित भारत में प्रवासियों का जो योगदान है, प्रवासियों का योगदान, प्रवासियों का योगदान, ये इसकी क्या रखी गई है? थीम रखी गई है। तो मेरे हिसाब से बातें आपको समझ में आ जाएगी, कोई बड़ी बात है नहीं। और एक टॉपिक आपका पूर्णतः मैंने क्लियर कर दिया। अब हम आते हैं दूसरे बिंदु पर। दूसरा बिंदु आपके सामने क्या रखने जा रहा हूं? दूसरा बिंदु है इसरो से संबंधित। इसरो दुनिया की ताकतवर या श्रेष्ठ अंतरिक्ष एजेंसियों में शुमार है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी जो है वो शॉर्ट में इसरो के नाम से जानी जाती है, जिसका मुख्यालय कहां पर है? बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में है। भारत के महान अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की एक तपस्थली मान लीजिए आप लोग।
उनके जो अच्छे कार्य हैं, उनकी जो अच्छी सोच है, अच्छे जो इनोवेशन है, उनका परिणाम है कि भारत जो है वो इस मोड़ पर पहुंचा है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसरो के नए चेयरमैन अब किसको बनाया जाना है। वी नारायणन। क्या है? वी नारायणन जो है, नारायणन, ध्यान रखना इसरो बहुत ही प्रमुख है और आरएस जैसे एग्जाम की तैयारी करने वाले मेरे मित्रों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। वी नारायणन जो है वो इसरो के नए चेयरमैन बनाए जा रहे हैं। रॉकेट और स्पेस क्राफ्ट ऑपरेशन के एक्सपर्ट माने जाते हैं वी नारायणन साहब। ठीक है। इसके अलावा 14 जनवरी को ये एस सोमनाथ की जगह लेने वाले हैं। ठीक है। केंद्र सरकार ने स्पेस साइंटिस्ट वी नारायणन को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नया चेयरमैन जो वो नियुक्त किया है। इन्हें स्पेस डिपार्टमेंट का सचिव भी बनाया गया। ये जरूर ध्यान रखना क्या किया गया इन्हें, स्पेस डिपार्टमेंट जो है, स्पेस डिपार्टमेंट जो है इसका क्या बनाया गया है, सचिव भी, सेक्रेटरी भी साथ में बनाया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। 14 जनवरी को इसरो चीफ एस सोमनाथ की जगह लेंगे। आपको पता होगा एस सोमनाथ ने बहुत अच्छा काम किया और चंद्रयान जैसे मिशन को उन्होंने सफलतम रूप तक पहुंचाया, लेकिन वो लंबे समय से कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। अब वो बात कितनी है और कितने हद तक उनको कैंसर से ग्रसित हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने रिटायरमेंट के बाद ये पद छोड़ रहे हैं। नारायणन का कार्यकाल जो है वो कितने साल रहेगा? 2 साल तक रहेगा। फिलहाल वलियामाला स्थित लिक्विड पॉपुलेशन सिस्टम सेंटर जो है एलपीएससी, उसमें वो क्या है? डायरेक्टर है। वर्तमान में वो एलपीएससी जो है वहां के क्या है? डायरेक्टर है। तो ये भी ध्यान रखना। नारायणन के पास 40 साल का अनुभव है और वे रॉकेट और स्पेस क्राफ्ट ऑपरेशन के क्या माने जाते हैं? एक्सपर्ट माने जाते हैं, इसीलिए इसरो में उनकी एंट्री हुई है। इसके बाद अगर वी नारायणन की उपलब्धियों की बातचीत की जाए तो ध्यान रखना है कि उन्होंने 1984 में इसरो को ज्वाइन किया था। कब इसरो उन्होंने ज्वाइन किया था? 1984 के अंदर, 1984 में। और उन्होंने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी वीएसएससी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन जो वहां पर भी काम किया है। इसके अलावा उन्होंने रॉकेट के पीएसएलवी और एएसएलवी जो है यानी ऑग्मेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पर बड़ा काम किया है। साउंडिंग रॉकेट पर भी उन्होंने काम किया है। 1989 में आईआईटी खड़गपुर से क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग में उन्होंने एमटेक किया है। फिर एलपीएससी में काम करना उन्होंने शुरू किया और उनकी अगुवाई में एलपीएससी ने इसरो के अलग अलग मिशन के लिए 183 एलपीएस कंट्रोल पावर प्लांट जो है वो क्या की है? डिलीवर की है। इसके अलावा जीएसएलवी MK3 के C25 क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट के वो डायरेक्टर भी थे। आपको पता होगा जीएसएलवी के बारे में, जीएसएलवी MK3 जिसको हेवी वेटेड लॉन्च व्हीकल माना जाता है, उसके C25 क्रायोजेनिक इंजन जो प्रोजेक्ट बना था उस पर उन्होंने काम किया है। इसके अलावा पीएसएलवी के दूसरे और चौथे चरण के निर्माण में, पीएसएलवी में आपको पता है 4 चरणों में काम होता है। ये 4 चरण जो है, इन 4 चरणों में दूसरे और चौथे चरण पर उन्होंने बड़ा काम किया और पीएसएलवी C57 के कंट्रोल पावर प्लांट को भी उन्होंने ही क्या किया था? तैयार किया था। उनका आदित्य स्पेसक्राफ्ट और चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के लिए प्रोपल्शन सिस्टम भी बड़ा योगदान है, यानी पर्दे के पीछे मान लो ये पर्दे पर बड़ा काम इन्होंने किया है। इनको आईआईटी खड़गपुर से सिल्वर मेडल भी मिला है और एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी जो है ऑफ इंडिया के द्वारा, एएसआई के द्वारा इनको गोल्ड मेडल भी मिला है और एनडीआरएफ से इन्हें नेशनल डिजाइन अवार्ड भी मिल चुका है। यानी बड़ी फहरिस्त है सफलताओं की। लोगों के पास लिखने के लिए अपने आप के लिए एक भी लाइन नहीं होती है, लेकिन इतनी बड़ी फहरिस्त होना बहुत बड़ी बात है। भारत के लिए कोहिनूर समझा जा सकता है। इसरो की बात अगर करूं मैं तो आपको ध्यान रखना है इसरो की जो स्थापना है वो हुई थी कब? 15 अगस्त 1969। कब? 15 अगस्त के दिन 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। और यहां तब इसका नाम जो है वो अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति रखा था, यानी इनकोस्पर जो है ये इसका पुराना नाम था। और इसका मुख्य काम है एरोनॉटिकल टेक्निक उपलब्ध कराना है। इसका उद्देश्य सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और साउंडिंग जैसे काम करना है। ठीक है। अपना पहला सैटेलाइट इसरो ने जो है वो 19 अप्रैल 1975 को रूस के साथ लॉन्च किया था। 19 अप्रैल 1975 को किसके साथ? रूस के साथ मिलकर लॉन्च किया था और जिसका नाम था आर्यभट्ट। क्या था? आर्यभट्ट नाम से इन्होंने अपना लॉन्च किया था। 7 जून 79 को भारत ने अपना दूसरा सैटेलाइट भास्कर लॉन्च किया। इसका वजन 444 किलोग्राम था। इसे पहली बार पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। भारत ने अपना दूसरा जो सैटेलाइट है, पहला तो क्या था? आर्यभट्ट था और दूसरा जो रखा था उसका नाम भास्कर था। तो ध्यान रखना, पहला है आर्यभट्ट जो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया, उसके द्वारा भास्कर जो है दूसरा लॉन्च है, लेकिन ये रूस के साथ किया था। ठीक है। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है मंगलयान 2014 में हमने भेजा। क्या भेजा? मंगलयान जो बड़ा मिशन है
मंगलयान, वो 2014 के अंदर हमने भेजा। और 2023 के अंदर चंद्रयान, 2023 के अंदर हमने बड़ा मिशन किया, कौन सा, चंद्रयान। ये भी ध्यान रखना है, 23 अगस्त को ये मिशन पूरा किया गया था। कब, 23 अगस्त को ये मिशन पूरा हुआ। और साउथ पोल पर इस चंद्रयान को पहुंचाने वाला, चंद्रयान थर्ड जिसको अपन कहें, इसको पहुंचाने वाला भारत जो है वो दुनिया का कौन सा देश बना था, पहला देश बना था। 2 सितंबर 2023 को हमने आदित्य L1, 2023 में हमने क्या किया था, आदित्य L1 नाम से, आदित्य L1 नाम से भी मिशन किया, जो सूर्य की कोरोना वाला भाग है उसके लिए भेजा गया एक मिशन था। इसरो को उसके योगदान के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब तक इसरो लगभग 50 से ज्यादा विदेशी उपग्रहों को भी क्या कर चुका है, लॉन्च कर चुका है। हम कई देश ऐसे हैं जिनके उपग्रहों को हम बड़े बड़े देशों को लॉन्च कर चुके हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से लॉन्च करने की कॉस्ट जो है वो बाकी देशों से क्या होती है, कम होती है। आप तक क्वालिटी एकदम सही पहुंच रही होगी, मैं चेक कर लेता हूं एक बार। हाँ जी, एकदम सही आ रहा है सब कुछ, एकदम शानदार। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगला। अब एस सोमनाथ के रिटायरमेंट भी 14 जनवरी को, आपको पता है इन्होंने 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया और रिटायर होने वाले हैं। और चंद्रयान 3 की साउथ पोल पर लैंडिंग कराने में भी इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। धरती से 15 लाख किलोमीटर ऊपर रेंज पॉइंट में सूर्य के अध्ययन के लिए उन्होंने L1, आदित्य L1 यानी चंद्रयान में जब भी पूछा जाएगा तो चंद्रयान थर्ड और कौन सा, आदित्य L1, आदित्य L1 जो है, ये 2 मिशन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा किसका, एस सोमनाथ का। एस सोमनाथ जो है वर्तमान में इसरो के चेयरमैन है। इनके स्थान पर वी नारायणन जो है, वी नारायणन, ये इसका क्या करने वाले हैं, स्थान लेने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इसरो के 2024 के जो मिशन है वो भी मैंने आपके सामने लिख दिए हैं सारे के सारे। ये मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4 5, ये 5 मिशन जो है, 5 बड़े मिशन जो है वो ध्यान रखना, इसरो ने 2024 में क्या किए हैं, पूरे किए हैं। 2024 में PSLV C60 स्पेस डेक्स मिशन जो है वो दिसंबर 2024 में हुआ, PSLV के द्वारा। स्पेस डेक्स ए, स्पेस डेक्स बी और प्योम 4 नाम से इसको जाना गया। फिर PSLV C59 जो था, देखिए PSLV C58, PSLV GSLV के द्वारा F14 और उसके द्वारा SSLV D3 और फिर PSLV C59 और PSLV C60 तक का मिशन हम लोग पूरे कर चुके हैं। और भारत के इतिहास में अब 2025 में इसरो जो है वो अपने 100 मिशन पूरे करने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक ये बड़े मिशन जो है वो इनके द्वारा लॉन्च किए गए, जिसमें उपग्रह का नाम एक्सपोसेट था, इनसेट 3DS था, EOS-08 था, प्रोबा 3 था और इसमें स्पेस डेक्स जो दिसंबर में था। ये मिशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किस एग्जाम के लिए, RS जैसे एग्जाम के लिए जो अभी होने वाला है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इसरो के 2025 के जो मिशन है उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूं। 2025 के मिशन जो है उसमें एक रोमांचक वर्ष इसरो के लिए है, क्योंकि इस साल इसरो के 4 GSLV रॉकेट, 3 PSLV और 1 SSLV लॉन्च जो है वो होना है। यानी GSLV के द्वारा 4 मिशन, PSLV के द्वारा 3 मिशन और SSLV के द्वारा 1 मिशन, यानी 4 और 3 7 और 1 8, 8 बड़े मिशन पूरे करने जा रहा है। और जनवरी में ही इसरो 100वें मिशन के रूप में उन्नत नेविगेशन उपग्रह NVS-02, कौन सा है, NVS-02 जो है उसको लॉन्च करने वाला है। यह प्रक्षेपण GSLV रॉकेट के द्वारा किया जाएगा, यानी GSLV रॉकेट जो है उसके माध्यम से कौन सा मिशन पूरा किया जाएगा, NVS-02 को पूरा किया जाएगा अभी जनवरी में जल्द ही। तो इसको ध्यान रखना है, यह मिशन। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद गगनयान मिशन के तहत जो है वो मानव रहित परीक्षण उड़ान में व्योम मित्र को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। यह मिशन गगनयान के मानव मिशन की तैयारी का एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इसके बाद जो है वो गगनयान, ठीक है, गगनयान की पूर्व तैयारियों के लिए कौन सा, व्योम मित्र को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। व्योम मित्र जो है वो भेजा जाएगा मानव रहित, उसके बाद गगनयान में मानव का प्रयोग किया जाएगा। और इसी के अलावा हम लोग इसी 2025 में भारत और अमेरिका के संयुक्त रूप से निर्मित किया गया दुनिया का सबसे महंगा उपग्रह निसार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लॉन्च करेगा और मार्च में इसकी लॉन्चिंग होगी। निसार इसका नाम रखा गया। इस उपग्रह की लागत लगभग 12,505 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी। दुनिया का सबसे महंगा सैटेलाइट माना जा रहा है और ये 12 दिन में पृथ्वी की सतह और बर्फ की निगरानी करेगा, जिसमें उच्च रेजुलेशंस की क्या होगी, क्षमताएं होगी। तो ये इसरो के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने मैंने रखी और उसके 2025 और 24 के मिशन थे। अब इनके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं। पहला सवाल,
केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का नया चेयरमैन किसे बनाया है? वी आर नारायणन को बनाया है, किसकी जगह? एस सोमनाथ की जगह। ठीक है सर। वी आर नारायणन को इसरो का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। कब नियुक्त किया गया है? तो 14 जनवरी को ये क्या करने वाले हैं? 14 जनवरी को ये पद ग्रहण करने वाले हैं। ठीक बात है सर। वी नारायणन का कार्यकाल कितने साल का रहेगा? वी नारायणन का कार्यकाल अब इस पद पर 2 वर्ष तक का रहेगा। कितने वर्ष तक? 2 वर्ष तक वो अपने इस पद पर बने रहने वाले हैं। ठीक बात है सर। इसके बाद बताइए सर, वी नारायणन पहले किस संस्थान में कार्यरत थे? तो एलपीएससी के बारे में मैंने आपको बताया था। एलपीएससी और वलियामाला स्थित लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर जो है, इसके अंदर इन्होंने क्या किया है? काम कर रहे हैं वो। वी नारायणन किस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं? तो रॉकेट और स्पेस क्राफ्ट के एक्सपर्ट हैं। किसके? रॉकेट और स्पेस क्राफ्ट जो है, स्पेस क्राफ्ट जो है, इन दोनों के क्या है? वो एक्सपर्ट माने जा रहे हैं। किसे 14 जनवरी? ये सही ऑप्शन है। 14 जनवरी 2025 को इसरो के चेयरमैन के पद से कार्य मुक्त किया जाएगा। तो एस सोमनाथ को कार्य मुक्त कर दिया जाएगा और वी नारायणन इस पद पर स्थापित होंगे या बैठेंगे। इसके बाद में वी नारायणन को कौन सा अतिरिक्त पद दिया गया है? मैंने बताया था कि भारत का स्पेस जो डिपार्टमेंट है उसके सचिव का पद इनको दिया गया है। तो अंतरिक्ष संघ स्पेस डिपार्टमेंट का इन्हें सचिव भी बनाया गया है। स्पेस डिपार्टमेंट जो है उसका इन्हें सचिव भी बनाया गया है। सचिव यहां देखकर मत मार देना तुक्का, ये स्पेस डिपार्टमेंट जो है उसका क्या किया गया? इनको सचिव बनाया गया है। इसरो अपने 100वें मिशन के रूप में किस उपग्रह को लॉन्च करेगा? 100वें मिशन के रूप में इसरो जो है वो एनवीएस 02 उपग्रह को लॉन्च करेगा, जो कि किससे लॉन्च किया जाएगा? तो अभी मैंने आपके सामने यहां लिखा था कि एनवीएस जो है वो यहां पर जीएसएलवी रॉकेट से क्या किया जाएगा? लॉन्च किया जाएगा। तो यहां आपको समझ में आ गया होगा कि जीएसएलवी जो है, जीएसएलवी इसके माध्यम से इसको लॉन्च किया जाएगा एनवीएस 2 को। एनवीएस 2 उपग्रह 100वां मिशन होगा, जो कि इसी जनवरी माह में क्या किया जाना है? लॉन्च किया जाना है। ठीक है, जनवरी 2025 के अंदर। एनवीएस 02 उपग्रह को किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा? तो यहां ध्यान रखना, जीएसएलवी जो है, जीएसएलवी के माध्यम से इसे क्या किया जाएगा? लॉन्च किया जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट देखते हैं। गगनयान मिशन के तहत मानव रहित परीक्षण उड़ान में किसे अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? तो व्योम मित्र के बारे में मैंने बताया था। व्योम मित्र जो है एक तरीके का आप लोग क्या मान लीजिए, यहां पर एआई मानव मान लीजिए, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रूप से तैयार किया गया एक जो है वो आपका व्यक्ति मान लीजिए। तो व्योम मित्र जो है इसको क्या किया जाएगा? भेजा जाएगा। निसार उपग्रह का संयुक्त रूप से विकास किस देशों में किया गया है? कौन से 2 देशों ने मिलकर काम किया? तो भारत और जो है भारत और अमेरिका। भारत और अमेरिका लगभग 12,505 करोड़ रुपए की इसकी क्या आई है? लागत आई है। तो भारत और अमेरिका इसका सही आंसर होगा। 2025 में इसरो जीएसएलवी रॉकेट लॉन्च करेगा, यानी मैंने आपको बताया था एक तो पीएसएलवी, एक जीएसएलवी और एक एसएसएलवी जो लॉन्च करने वाला है कौन? भारत। यहां पर देखिए मैंने लिखा है 4 और उसके बाद में 3 और 1। एसएसएलवी के द्वारा 1 किया जाएगा, पीएसएलवी के द्वारा 3 किया जाएगा, जीएसएलवी के द्वारा 4 किए जाएंगे। तो इनको ध्यान रखना है आपको। जीएसएलवी जो है, जीएसएलवी के द्वारा 4 किए जाएंगे, पीएसएलवी के द्वारा 3 किया जाएगा, एसएसएलवी के द्वारा 1 किया जाएगा 2025 में। 2025 में जीएसएलवी के द्वारा कितने किए जाएंगे? तो जीएसएलवी के द्वारा 4 मिशन को अंजाम इस साल दिया जाना है। इसके बाद में पीएसएलवी रॉकेट लॉन्च करेगा भारत 2025 में। पीएसएलवी के द्वारा 3 लॉन्च किए जाएंगे और एसएसएलवी के द्वारा 1 मिशन को क्या किया जाना है? लॉन्च किया जाना है। तो यहाँ 3 होगा और यहाँ 1 मिशन जो है वो इसरो का रहने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसरो के द्वारा दी गई मेरी सारी जानकारी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। मैंने हालांकि बात 2 ही बिंदुओं पर की है, लेकिन पूरी डिटेल में बात की है। ऐसे ही मैं आपको हर टॉपिक करंट अफेयर्स का डिटेल में बताने वाला हूं। जो भी आपकी परीक्षा के लिए उत्तम होगा, जो भी एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उन पर सिर्फ चर्चा होगी। फालतू की चर्चा पर हम भरोसा नहीं करते हैं। आपका समय खराब बिल्कुल नहीं करना चाहता। आप अपनी तैयारी को बेहतर करिए और जो भी बात हो आप बताइए, उस पर हम फोकस करने का पूरा प्रयास करेंगे। कमेंट जरूर करिएगा, उससे मुझे पता चलता रहेगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है और मुझे ये भी पता चलता रहेगा कि आप क्या देखना चाहते हैं और क्या आपको मुझे दिखाना चाहिए। तो इन सब बिंदुओं के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। थैंक यू।